नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की बात करेंगे तो ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास वन कर्मचारी से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और इस बड़े हादसे में अब तक 4 रेंज ऑफिसर्स की मौत हो गई है, जबकि एक अधिकारी लापता बताया जा रहा है और पास में स्थित शक्ति नहर में उसकी तलाश की जा रही है। 5 वन कर्मचारी जख्मी हुए हैं। घायल हालत में इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीओम के अधिकारी मंगेश घिल्डियाल के भाई और रेंज ऑफिसर शैलेश घिल्डियाल भी मृतकों में शामिल। मृतक में रेंजर प्रमोद ध्यान, रेंजर शैलेश घिल्डियाल और महावत सैफ अली खान समेत एक और अन्य शामिल है। वहीं वाइल्ड लाइफ वार्डन चीला आलोकी देवी नहर में गिरी हैं और लापता हैं। यहाँ पर ट्रायल के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई गई थी और उसी गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में आज से शुरू हुए वेटनरी अफसरों में ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग थे और इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और डिसबैलेंस होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई और उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है, 5 घायल और 1 मिसिंग है। सर घटना कैसे हुई है? क्या नहीं, अभी इस संबंध में तो डिटेल अभी नहीं जानकारी है, परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। मैंने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कई अच्छे अफसर इसमें जिनका निधन हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये घटना। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना देते हुए उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिली। चीला बैराज पर हुई दुर्घटना में एक जो अधिकारी मिसिंग है फॉरेस्ट के, उनको ढूंढना जो है एसडीआरएफ के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस वक्त एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से यहाँ चीला बैराज पर पहुंची हुई है, क्योंकि पानी इस वक्त बहुत ज़्यादा है चीला बैराज पर और पानी को कम करने के लिए, रुकवाने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे का समय इसमें लगेगा जब पानी पूरी तरह से कम होगा और एसडीआरएफ जो सर्च ऑपरेशन है उसको अपना चलाना शुरू करेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह तक ही ये जो सर्च ऑपरेशन है उसको कंप्लीट किया जाएगा। एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बात करेंगे कि किस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है और क्या कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर आ रही हैं। सर, आज शाम के वक्त एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है, आप पहुँचे हुए हैं मौके पर, किस तरह की चुनौतियाँ हैं जो सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू में आ रही है? अभी एक महिला मिसिंग है और ये है कि वो नदी में चली गई है, नहर में, तो उन्हीं की खोजने का प्रयास किया जा रहा है। नहर के दोनों किनारों पर शाम को टीम लगी हुई थी जिन्होंने सर्च किया, वहाँ पर नहीं मिली। अब ये उम्मीद है कि जो ये बराज है वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। तो अभी पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है और पानी में स्पीड भी ज़्यादा है। 3-4 घंटे में ये कम हो जाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लगभग कितना ये पानी है और किस तरह से प्रक्रिया की जा रही है कि पानी यहाँ पर बंद करा जाए, और उसके बाद क्या अगर पानी अभी 2-3 घंटे में कम हो जाता है तो रात में ही ऑपरेशन किया जाएगा या सुबह के लिए इसको स्थगित किया जाएगा? एक तो ये अभी लगभग 40 फीट है पानी इसमें, और पानी कम होने के बाद 20 से 25 फीट रह जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पानी एकदम रुक जाए और दूसरे सारे टरबाइन बंद हो जाएं, तब इसमें सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब दुर्घटना वहाँ पर हुई है तो कुछ लोग हैं वो छिटक कर जो है पेड़ की जंगल की ओर चले गए थे, तो अगर इधर नहीं फिलहाल अगर हमें कोई संकेत मिल रहा है तो उस तरफ भी कोई सर्च ऑपरेशन चलाया गया है वहाँ पर जो रात में ढूंढा गया इस तरह से? वो शाम को ही सिविल पुलिस और एसडीआरएफ और फायर सर्विस के द्वारा उधर भी सर्च किया गया, तो उधर तो कुछ नहीं मिला और नदी में एसडीआरएफ के द्वारा सर्च किया गया। अब उसके बाद एक यही जगह बचती है जहाँ पहले भी ऑपरेशन किए गए हैं और वो सफल हुए हैं, तो हम यहीं के लिए है कि यहाँ हम जैसे पानी रुक जाएगा तो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा खुद मौके पर पहुंचकर कमान संभाले हुए हैं, लेकिन जो पानी है, जो जल स्तर है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जल्द से जल्द पानी को कम कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी नहर में पानी जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है उसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, चीला बैराज, हरिद्वार।
और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ 3500 मीटर के ऊपर के इलाके में बर्फबारी की भी मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की। पश्चिमी विक्षोभ का उत्तराखंड के कुछ इलाकों में असर रहेगा और तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। होने दो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली में बारिश का अनुमान, रुद्रप्रयाग में भी बारिश का अनुमान है और भारी बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज रात से ही पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जो कि ऑलरेडी कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में। तो पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की संभावना। देहरादून के घंटाघर के पास चक्राता रोड पर एक लड़के और लड़की की स्कूटी आपस में टकरा गई, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे बीच सड़क दोनों लड़ रहे हैं। इस दौरान लड़के ने ईंट से लड़की पर हमला कर दिया। गनीमत रही लड़की ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से लड़की को ज्यादा चोटें नहीं आई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल मामले को शांत कराया है। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। वहीं रोड शो में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे और रामलीला मैदान तक मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आए हैं। रामलीला मैदान में दीदी बोली महोत्सव का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। दीदी बोली महोत्सव में करीब 15,000 से भी ज्यादा की संख्या में जन समुदाय मुख्यमंत्री के स्वागत में जुटा था। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आम लोगों के साथ तरासो नृत्य करते नजर आए और जमकर झूमे भी हैं। मुख्यमंत्री ने 57 करोड़ 38 लाख की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख की 38 योजनाओं का लोकार्पण किया। आज यहाँ पर उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को अपने पाले में लाने के लिए अब कूड़ा गणित में लग गई है। लोकसभा प्रभारियों के ऐलान के साथ ही पार्टी ने चुनावों की और पहला कदम ही बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस नेता भी इस घोषणा को अहम बता रहे हैं। ये शुरुआत की है हमने और पार्टी तय करती है कैंडिडेट कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन इस वक्त जो संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना हमारा प्रमुख ध्येय है और उसी दिशा में चुनाव की तैयारियों के लिए भी एक प्रयास हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा के लिए जीत राम, हरिद्वार के लिए गणेश गोदियाल, टिहरी के लिए मंत्री प्रसाद नैथानी और पौड़ी के लिए विक्रम नेगी को प्रभारी बनाया है, जो अगले 20 दिनों के अंदर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व अपने तुरूप के इक्को का खुलासा करेगा। कांग्रेस संगठन का तो एक ही निर्देश है कि किसी भी जिस सीट पर आपको भेजा जा रहा है उस सीट से हमारा कांग्रेस प्रत्याशी कैसे जीत सकता है, इस दिशा में आपने काम करना है और साथ में 10-15 दिन के अंदर ये भी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी है कि वहां से कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है। जाहिर है कि कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनावों से राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर मात खा रही है। ऐसे में देश की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए एक-एक सीट अहम है। लिहाजा कांग्रेस ने भी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
अयोध्या में भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अलग अलग तरीके से अयोध्या पहुंचना चाहता है। बागेश्वर से भी सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमुल से ढोल बाजे के साथ पवित्र जल लेकर राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण राम भक्त सरयू का जल लेकर अयोध्या में राम भगवान का जलाभिषेक करेंगे। सरयू का जो मूल का जल है वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 13 तारीख से पहले जो है हमारा जल अयोध्या पहुँचे, जिससे कि पूरे देश भर में ये खबर जाएगी कि देश दुनिया में कि भाई सरमूल का जल भी जो है वहाँ पहुँचा अयोध्या में। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के हर गांव हर मंदिर में उस दिन दीपोत्सव की तैयारी है। बीजेपी सरकार और संगठन ने उत्तराखंड में भी इसके लिए भव्य तैयारियां की हैं। भगवान श्री राम की घर वापसी के लिए पूरे देश की तरह देवभूमि भी राममय हो गई है। इन दिनों हर घर हर दरवाजे तक राम भक्त अयोध्या के पूजित अक्षत को पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 14 से 22 जनवरी तक इसके लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत मठ मंदिरों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब उत्तराखंड में हर मंदिर में राम भजन के साथ ही पूजा अनुष्ठान कर रामलला का स्वागत हो रहा होगा। सरकार की ओर से भी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस दौरान प्रमुख देवस्थानों और गंगा घाटों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लोगों को सबको आह्वान किया है, वो स्वयं भी इस स्वच्छता के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो प्रदेश के अंदर भी सभी हमारे घाट हैं, प्रमुख धार्मिक स्थान हैं, देव स्थान हैं, सभी स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। जिस प्रकार से दीपावली आने से पहले हम सब प्रकार की तैयारियां करते हैं। और 14 से 22 तक हमने उत्तराखंड के जितने मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में का सौंदर्यीकरण स्वच्छता का कार्यक्रम लेंगे। और 22 तारीख को, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ प्रत्येक गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में भव्य राम भजन हो। रविवार को ही बीजेपी संगठन की उच्च स्तरीय मीटिंग में भी प्रमुख रूप से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बातचीत हुई। पार्टी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि मन की बात कार्यक्रम की तरह हर बूथ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखने का इंतजाम किया जाए। प्रमुख मंदिरों और बूथों पर LED स्क्रीन लगाकर राम भक्तों को उत्सव का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाए। और पार्टी ने भी इसको पार्टी स्तर पर एक कार्यक्रम लिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अपने बूथों पर उस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। कई बड़े मंदिरों पर, बड़े स्थानों पर स्क्रीन लगाकर उसको दिखाया जाएगा। रामलला की घर वापसी के उत्सव का साक्षी बनने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। उत्तराखंड में तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने की मांग भी उठने लगी है। बहुत संभव है कि सरकार 22 जनवरी को छुट्टी घोषित ही कर दे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि बड़े संघर्षों और बलिदानों के बाद रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उनके भव्य आयोजनों के उत्सव को देखने के लिए और मनाने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए, ताकि सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सकें। बाईस तारीख को जैसे हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में, जहां उनका मूल निवास, जहां पर उनका जन्म हुआ था, मूल जन्म स्थान पर हो रही है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एक सार्वजनिक अवकाश आप घोषित करें, ताकि सभी लोग हर्ष और उल्लास से, जिस प्रकार से दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की इसकी हमारी जो कोशिश है, दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की कोशिश है। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हल्द्वानी में भगवान राम को समर्पित एक राम वाटिका का निर्माण किया गया है। देखिए क्या खास है इस राम वाटिका में।
एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को उसके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है, जिसको देखकर लोगों को त्रेता युग का आभास होगा। वहीं हल्द्वानी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक अनोखी राम वाटिका तैयार की है। इस वाटिका में भगवान राम के त्रेता युग के पेड़ पौधों को लगाया गया है। अपनी 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम 6 वनों से गुजरे। इन सभी वनों का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। दंडकारण्य, किष्किंधा, द्रोणागिरी, शबरी वाटिका और अशोक वाटिका है। तो सबसे पहले जो उनका मुकाम था चित्रकूट रहा। चित्रकूट में जो उस जमाने में जो वनस्पतियां थी वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद दंडकारण्य जहां उन्होंने राक्षसों का वध किया था, दंडकारण्य में जो वन थे उनका जिक्र है। पंचवटी है, उसके बाद सबरी जहां उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद किष्किंधा जहां हनुमान जी और सुग्रीव जी मिले। उसके बाद अशोक वाटिका जो श्रीलंका में है, और लास्ट में एक हमने जो द्रोणागिरी पर्वत जहां से हनुमान जी बुलाए थे उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। वाल्मीकि रामायण में 139 तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है। उन सभी पेड़ों पौधों को हल्द्वानी में बनी इस वाटिका में लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर लगाए गए कुछ पेड़ पौधे तो अति दुर्लभ प्रजाति के हैं। फॉरेस्ट की रिसर्च विंग ने एक बड़ी रिसर्च की है, और इन विद्वानों ने इस तरीके की रिसर्च की है कि 139 यानी 139 तरीके के पौधों का जिक्र जब वाल्मीकि रामायण में आता है, और वो आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान है। ऐसे में वो लोग जो भगवान राम पर सवाल उठाते रहे हैं, रामायण पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसे एक मनगढ़ंत कहानियां लोग करार देते रहे हैं, तो उनके लिए भी जवाब है। अगर आप भगवान राम पर श्रद्धा रखते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो आप भी हल्द्वानी में आकर के इस फॉरेस्ट रिसर्च विंग में बनी हुई इस रामायण वाटिका में आइए और भगवान राम के उस काल के पौधों के दर्शन कीजिए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। रामनगर वन प्रभाग 20 जनवरी को जलीय पक्षियों की गणना करेगा। इसके लिए बाकायदा वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस गणना से प्रवास पर आने वाले पक्षियों की प्रजातियों के बारे में पता चल सकेगा, जैसे आने वाले वक्त में इन पक्षियों की कितनी प्रजातियां यहां रह रही हैं या फिर किस साल कितनी प्रजातियां आई, इसकी जानकारी मिल पाएगी। हमारा जो कौसी बैराज है उसको चिन्हित किया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो कालागढ़ बैराज भी चिन्हित किया गया है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम वहाँ पे एक्वेटिक बर्ड सेंसस का सेंसस करेंगे, और रामनगर डिवीजन का कोसी रेंज यहाँ पे करेंगे। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार में जहरी खाल इंटर कॉलेज को बोर्डिंग स्कूल के रूप में तब्दील करने की पैरवी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन के तहत 15 जनवरी को कोटद्वार में रहने वाले बोक्सा जनजाति के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के हर जिलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रही है और इन्हें एयरपोर्ट पर परमानेंट फायर स्टेशन बनाने के लिए अनुमति और वित्तीय स्वीकृति भी सरकार से मांगी गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर टिहरी में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गेट पर बेरोजगार संघ से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कई भर्तियां लटकने से नाराजगी। हल्द्वानी में बीजेपी की विकसित संकल्प यात्रा पहुंची। यहां गांधीनगर इलाके में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में हुई मीटिंग में सभी नोडल अधिकारियों को लोकसभा चुनावों के लिए जरूरी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी में डीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को लोगों की समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कार्यभार संभाल लिया है। क्राइम कंट्रोल के साथ नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों का आतंक और आवारा पशु किसानों के लिए मुसीबत बन रहे। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।
बीजेपी को उनके अपने ही नेता मुश्किल में डाल रखे हैं। पहले विधायक तो अब पूर्व विधायक। बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन ने पार्टी नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और अंदरूनी सियासत को सड़क पर लाकर विरोधियों को मुद्दा थमा दिया है। उल्टा चैंपियन अब भी अपने अंदाज पर कायम दिख रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे भाई मदन कौशिक जी, उनके द्वारा भाजपा से क्या कहूं, बस मेरे पास शब्द नहीं है, धोखा दिया गया। जहां खाया वहीं छेद किया। स्वामी हितेश्वरानंद को हराया, संजय गुप्ता को हराया, हमारी सीट हरवाई। उमेश को लाने वाले मदन कौशिक हैं। ये हैं खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। चैंपियन रविवार को मसूरी में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देकर पार्टी की अंदरूनी सियासत को सड़क पर ला दिया। चैंपियन ने न सिर्फ अपनी बल्कि 2 अन्य विधायकों की हार की जिम्मेदार भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक मदन कौशिक को ठहरा दिया। मसूरी की सर्द हवाओं में मामला इतना गर्माया कि पार्टी को रातों रात चैंपियन के बयान का नोटिस लेना पड़ा। लेकिन चैंपियन भी इतने ढीठ हैं कि सुर तो बदले लेकिन अंदाज नहीं बदला अभी भी। क्योंकि मेरे संज्ञान विषय है और हम उनसे बात जरूर करेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपनी बात को रखना पड़ता है। चुनाव निपटे का विषय में हो चुका है, ये विषय पार्टी फॉर्म में उनके द्वारा रखा गया है। लेकिन अब सार्वजनिक स्थलों पर इसके बयानबाजी से उनको रोकना चाहिए और मैं उनसे बातचीत करूंगा। हाँ तो नोटिस दे दे, जवाब दे दूंगा, जवाब देंगे। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी नोटिस दे, हम जवाब देंगे। ये तो मोहब्बत में सिलसिला चलता है, प्रेम पत्र आते हैं, प्रेमी प्रेमिका को देता है, प्रेमिका प्रेमी को देती है, चलता रहता है। इससे पहले 2 जनवरी को पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। लिहाजा अब कांग्रेस को भी हमले का मौका मिल गया है। बीजेपी के एक मंत्री के कार्यालय के बाहर एक आदमी जहर पी के मर जाता है। बीजेपी के मंत्री के बाहर विधायकों को धरने में बैठना पड़ता है। बीजेपी के एक मंत्री राह चलते आदमी को पीटते हैं। तो ये बीजेपी का आम चरित्र है। केवल भगवान के नाम से, सनातन धर्म के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसा नहीं है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कारण बीजेपी पहली बार असहज हुई हो। उत्तराखंड को गाली देना या फिर उत्तराखंडियों को गाली देना या फिर हथियारों के साथ भद्दा डांस करना, ये चैंपियन के शौक हैं और इसके लिए पार्टी से पहले निकाले भी जा चुके हैं। लेकिन अब भी चैंपियन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।